हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। तो आज के लेक्चर 2 में हम लोग सेंचुरियन असाइनमेंट ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर क्लास 12th मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लेक्चर 1 में क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, जो कि नॉर्मल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। आज के लेक्चर में हम लोग नॉर्मल एमसीक्यूज लेंगे और क्या लेंगे, चलिए लेक्चर में आपको पता चल ही जाएगा। वैसे लेक्चर 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, ठीक है बच्चों। इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लो ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। मोरओवर इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना, ठीक है। चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं विद सेंचुरियन असाइनमेंट ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, लेक्चर नंबर 2। चलिए जरा, तो ये रहा बच्चों सेंचुरियन असाइनमेंट विद मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। This assignment has been prepared by OP Gupta. That's me. I am running my coaching classes at the OP Gupta Advanced Math Classes, Think Academy Najafgarh. You can refer your juniors to join my coaching classes in the next academic session. Students can contact at the given WhatsApp number that you can see on the screen. My free lectures can be also accessed on this YouTube channel, the same way you are watching this lecture. So now without wasting much time, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। और जैसा कि यहाँ पर आप पढ़ पा रहे होंगे बच्चों, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 15 इन लेक्चर 1। लेक्चर 1 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से आज का लेक्चर। तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, वी हैव बीन गिवन अ रिलेशन जिसके अंदर एक ही ऑर्डर्ड पेयर है, दैट इज 1,2 एंड दिस रिलेशन हैज बीन डिफाइंड ऑन सेट ए, जिसके एलिमेंट्स आपको दिख रहे होंगे। तो ये रिलेशन कैसा रिलेशन है, हमसे ये पूछा गया है, जैसा कि ऑप्शंस में आप देख पा रहे होंगे। देखो बच्चों, अगर ऑप्शन ए को देखोगे तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव बोला हुआ है ना। रिफ्लेक्सिव तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए आपके रिलेशन में 1,1 वाला पेयर, 2,2 वाला पेयर एंड 3,3 वाला पेयर कंपलसरी होना चाहिए था सेट ए के एलिमेंट्स को देखिए, ठीक है। तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं। फिर अगर हम सिमेट्रिक को देखेंगे तो सिमेट्री के लिए यहां पर पहले से 1,2 है, आप चेक करके देखो 1,2 आपके रिलेशन में है, देन यू मस्ट बी हैविंग 2,1 अगर ये रिलेशन सिमेट्रिक हो तो यहां पर ऑप्शन बी भी सही नहीं हो सकता। जरा ट्रांजिटिविटी को देखते हैं, लेकिन उससे पहले ऑप्शन डी को आप रिजेक्ट कर दो, क्योंकि जब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, तो फिर ये इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे हो सकता है। तो बच गया ऑप्शन सी। तो इस तरीके से आप ऑप्शन सी को यहां पर एज ए करेक्ट आंसर डिक्लेयर तो कर सकते हो, बट इसका रीजन क्या होगा, चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं। अगर आपको याद हो, ट्रांजिटिविटी के केस के लिए हम क्या बोलते हैं कि अगर ए कोमा बी वाला पेयर रिलेशन में है एंड बी कोमा सी वाला पेयर भी रिलेशन में है, और फिर इसके बाद हमारे रिलेशन में ए कोमा सी वाला पेयर भी प्रेजेंट है, तभी अपने रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। यानी अगर ये दोनों पेयर आपके रिलेशन में है तो तीसरा होना वहां पर कंपलसरी है, अगर रिलेशन को हमें ट्रांजिटिव डिक्लेयर करना है। समझे मैंने क्या कहा कि अगर ये दोनों पेयर रिलेशन में है तो तीसरा होना कंपलसरी है अगर रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। लेकिन बच्चों, अगर ये दोनों पेयर यानी ए कोमा बी एंड बी कोमा सी वाला पेयर आपके रिलेशन में नहीं है, देन व्हाई विल वी लुक फॉर ए कोमा सी वाला पेयर। तो बस यहां पर स्पेशल केस ऑफ ट्रांजिटिविटी की हम बात करते हैं, और जैसा कि अपने रिलेशन में आप देख पा रहे होंगे कि 1,2 वाला पेयर आपके रिलेशन आर में प्रेजेंट है, विच इज डिफाइंड ऑन सेट ए, सो देयरफॉर ये ट्रांजिटिव ओनली होगा। समझे, ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। क्या बोला हुआ है, यहां पर एक सेट ए दे रखा है, आपको बताना है कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइंड हो सकते हैं इस सेट ए पर। तो यहां पर फॉर्मूला क्या लगेगा, अपने स्क्रीन पे देखो, मैंने फॉर्मूला आपके लिए लिख दिया है, ठीक है बच्चों। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमारे सेट ए में 2 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब 2 की पावर में यहां पर 2 और ये 2 - 1, इसको सिंप्लीफाई करो 2 की पावर में इस तरीके से मिलेगा, मतलब 2 की पावर में 2 ही है, यानी 4, यानी ऑप्शन ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 17 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 यहीं पर आपको दिख रहा है। इसमें क्या बोला हुआ है, द रेंज ऑफ दिस फंक्शन
x के ऊपर ये कंडीशन आपको दिख रही है, इसका मतलब x इस इंटरवल में लाई करता है। अगर x इस इंटरवल में लाई करेगा तो हमको तो पता है कि ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू बनेगी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x फॉर्मूले की हेल्प से, यानी π/2। तो कहने का मतलब अगर इस पूरे फंक्शन को मैंने fx या फिर y बोला होता तो यहां पर y की वैल्यू क्या आ जाती, साइन ऑफ π/2। दैट मीन्स आपको y मिलता 1। तो बस आपको यहां पर रेंज तो मिल ही गया। रेंज क्या मिला, रेंज आप इस तरीके से लिख पाओगे, यानी ऑप्शन डी को आप चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। इन दिस क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या बोला हुआ है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx। आपके पास फंक्शन ये रहा बच्चों, आपको इसका डोमेन बताना है। इस फंक्शन fx में सबसे पहले तो हमें इनवर्स ट्रिगो फंक्शन यानी साइन इनवर्स x दिख रहा है, और उसके बाद ट्रिगो फंक्शन यानी कॉस x भी दिख रहा है। अगर मैं साइन इनवर्स x फंक्शन की बात करूंगा तो ये कब डिफाइंड होगा बच्चों, मतलब इसका डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन देखो इस तरीके से क्लोज इंटरवल में आपको मिलेगा। और अगर हम cos x फंक्शन की बात करें जो कि ट्रिगो फंक्शन है, तो इसका डोमेन क्या बनेगा बच्चों, इसका डोमेन होता है x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। समझे, यानी ये एक डोमेन मिला और ये दूसरा डोमेन मिला। fx इन दोनों फंक्शन की हेल्प से बना है। इन दोनों इंटरवल्स को, मतलब इन दोनों डोमेन्स को अगर हम नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो कॉमन क्या मिलेगा, देखो अभी मैंने माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी जो दिखाया है ना नंबर लाइन पे, ये तो इसका डोमेन बता रहा है cos x वाले फंक्शन का। अब इसमें अगर तुम साइन इनवर्स x वाले फंक्शन को देखोगे तो आपको डोमेन तो ऐसे मिलेगा -1 से 1 इन द क्लोज इंटरवल। समझे, अब इन दोनों में कॉमन क्या मिला, इन दोनों में कॉमन आपको -1 से 1 क्लोज इंटरवल की वैल्यूज ही मिलेंगी। तो बस आपका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन fx विल बी डिक्लेयर्ड एज x बिलोंगिंग टू -1, 1। समझे बच्चों, तो बस ये आपका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, यानी ऑप्शन ए को आप चेक करिए, क्वेश्चन 19 का ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। यहां पर हमसे cos इनवर्स ऑफ √3x प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू पूछी गई है। अगर x की जगह 1/2 हम पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। x की जगह 1/2 पुट करोगे तो ये ऐसे मिलेगा, और cos इनवर्स x में x की जगह 1/2 पुट करोगे तो ये ऐसे मिलेगा। समझ गए बच्चों। अब इसके बाद cos इनवर्स ऑफ √3/2 मतलब π/6, cos इनवर्स ऑफ 1/2 मतलब π/3। दैट मीन्स इट विल बी π/2। ऑप्शन सी को चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी सही हो गया बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। यहीं पर आपको दिख रहा होगा हमें एक मैट्रिक्स A दे रखा है जिसका ऑर्डर 3 है। ध्यान से देखो, मैट्रिक्स A का ऑर्डर 3 है जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके बाद हमें ये कंडीशन दे रखी है। अगर इस कंडीशन को आप याद करें, ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A कहो या एडजॉइंट ऑफ A इंटू मैट्रिक्स A कहो, ये किसके इक्वल होता है बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ द सेम मैट्रिक्स A इंटू यूनिट मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। अब क्योंकि यहां पर ऑर्डर तो 3 है ना मैट्रिक्स A का, तो यहां पर यूनिट मैट्रिक्स I भी ऑर्डर 3 का ही होगा। और वैसे ये सारी बातें यहां पर मेंशन्ड भी हैं अपने क्वेश्चन में, आप देख पा रहे होंगे। सो दैट मीन्स यहां पर कंपैरिजन करेंगे ना, तो इसको देखो और यहां पर इसे देखो अपने क्वेश्चन में, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू आपको 10 मिल जाएगी। आपको निकालना क्या है, आपको ये निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, ध्यान से देखिए, स्क्रीन पे लिख रहा हूं मैं। फॉर्मूला बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1। n की वैल्यू तो 3 है ना, अभी तो हमने बताया आपको। तो यहां पर ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर 3-1, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर यानी 100। 100 यानी कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी को चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी सही हो गया बच्चों। ठीक है, इसी के साथ हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। इसमें क्या पूछा हुआ है बच्चों, तो यहां पर आपसे वैल्यू पूछी गई है इस डिटर्मिनेंट की। मैट्रिक्स A आपके पास ऑलरेडी दिख रहा होगा। इस मैट्रिक्स A को अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर इसका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से देखना, cos स्क्वायर ऑफ 2 थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर 2 थीटा।
दैट मीन्स इट विल बी cos स्क्वायर ऑफ एंगल 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एंगल 2 थीटा। तो यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 मिल जाएगी। इसे आप साइड में रखो, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब क्योंकि आपको ये निकालना है तो यहां पर हम किस तरीके से करेंगे, ध्यान से सुनना। अभी तो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया था ना, तो प्रॉपर्टी की हेल्प से आप इसे सबसे पहले ऐसे लिखो, समझे। ये जो 3 इंटू ए है ये पूरा एक ही तो मैट्रिक्स बनेगा, तो मैंने ऐसे लिख लिया। ये पावर में 2 - 1, 2 क्या है, 2 यहां पर इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है। ध्यान से देखो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है जिसे आप n से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये 2 बन जाएगा। और ये फॉर्मूला कौन सा है, यहां पर देखो मैंने आपके लिए स्टार लगा दिया है, पिछले क्वेश्चन में ही तो मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, तो बस इस फॉर्मूले की हेल्प से फिलहाल हमें मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ 3a। अब यहां पर इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर में 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये क्या हुआ, अगेन इस प्रॉपर्टी को देखना जो मैं नीचे लिख रहा हूं। यहां पर के कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो इस तरीके से आप लिख लेते हो। n का मतलब तो ऑर्डर ही है ना, n का मतलब ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए, समझे। तो हमारे पास n की वैल्यू तो 2 है इस क्वेश्चन में, तो बस आपके पास ये आ जाएगा 9 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जिसकी वैल्यू यहां पर हमने निकाली है 9 इंटू 1, यानी फाइनली आपका आंसर 9 आएगा। ऑप्शन बी को प्यार से देखो, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आपके पास आ चुका है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को लेते हैं। इसमें क्या है, तो यहां पर हमें ये फंक्शन y दे रखा है और dy अपॉन dx निकालना है। यहां पर लॉगरिथम की कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ध्यान से देखना बच्चों। अगर हमें log ऑफ p ऑन द बेस ऑफ a दिया हुआ है, जिसका बेस हमें चेंज करना हो, मान लो नया बेस हमें e बनाना है या कुछ भी बनाना है, तो आप लिख सकते हो log ऑफ p ऑन द न्यू बेस। सपोज नया बेस आपको e बनाना है, ओवर log ऑफ a ऑन द न्यू बेस। तो इस तरीके से यहां पर हम पहले y को सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, log ऑफ साइन x ऑन द न्यू बेस। सपोज नया बेस मुझे e बनाना है, और यहां पर log ऑफ रूट साइन x ऑन द न्यू बेस e। ठीक है, अब ये बन जाएगा log ऑफ साइन x ऑन द न्यू बेस e, और डिनोमिनेटर में लॉगरिथम की प्रॉपर्टी कौन सी, पावर वाली प्रॉपर्टी। ध्यान से देखो, मैं आपके लिए टॉप में लिख रहा हूं। तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से यहां डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा 1/2 log ऑफ साइन x ऑन द न्यू बेस e। तो यहां से आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी, log ऑफ साइन x तो कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आपको 2 मिलेगी जो कि कांस्टेंट है। तो इसका डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में लेंगे तो आंसर आपको 0 मिलेगा। मतलब ऑप्शन ए को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन ए सही हो गया बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। इसमें क्या है, यहां पर हमें एक फंक्शन y दे रखा है, a और b नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स हैं, तो हमें डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है जब x की वैल्यू -b अपॉन a हो। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, यानी dy अपॉन dx। तो साइन थीटा का हो जाएगा कॉस ऑफ एंगल, यानी कॉस ऑफ ax प्लस b। चेन रूल से एंगल का भी डेरिवेटिव करोगे तो यहां पर a इंटू 1 प्लस बी का 0, मतलब इफेक्टिवली एंगल का डेरिवेटिव a आएगा। अब इस वैल्यू को मैं यहां पर अपने डेरिवेटिव में लगा देता हूं। हमें क्योंकि डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है ना, तो दोबारा से डिफरेंशिएशन शुरू करो। यहां पर ये a पहले से ही रहेगा, कॉस का करोगे तो माइनस साइन आएगा, तो नेगेटिव आगे करो, माइनस साइन ऑफ एंगल, एंगल का डेरिवेटिव यानी ax प्लस बी का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में करोगे तो फिर से a मिलेगा, तो यहां पर ये a स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू तो मिल गई है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, x की जगह -b अपॉन a पुट कर देंगे। तो जैसे ही हम ये काम करेंगे तो हमें फाइनली क्या मिल रहा है, ध्यान से देखना बच्चों। यहां पर -a² साइन ऑफ ax, x की जगह हमें डालना है -b अपॉन a, और यहां पर प्लस बी ऑलरेडी था, ये बनेगा -a² साइन ऑफ 0। ध्यान से देखो, a और a कटेगा, -b प्लस b, दैट मीन्स साइन ऑफ 0, साइन 0 0 ही होता है, मतलब फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 0, यानी ऑप्शन ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 24 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 को लेते हैं। इसमें क्या है, यहां पर बोल रहा है, for an LPP the objective function is given by this and the feasible region ABCDA, ABCDA, ये आपका feasible region है। This feasible region is determined by a set of constraints
that is linear inequations is shown in the graph below. कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास गिवन है, ABCD की वैल्यू आपको दिख रही होगी। कॉर्नर पॉइंट्स यही हैं आपके फिजिबल रीजन के। आपको बताना है किस कोऑर्डिनेट पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन z की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो चलो शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले z की वैल्यू a पर निकालो। z क्या है? 400x प्लस 300y। आपका मन करे तो 100 कॉमन ले लो ताकि आपको मिले 4x प्लस में 3y। अब इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कॉर्नर पॉइंट यानी a को हम पुट करने वाले हैं, तो ये क्या बनेगा? 4 इंटू एक्स यानी 4 इंटू 20 यानी ये हो जाएगा 80 प्लस 3 इंटू 180 यानी ये बनेगा 540। समझे? 18 का टेबल पढ़ लो ना। तो ये क्या देके जाएगा आपको? 100 तो बाहर ही है। यहां पर क्या बनेगा बच्चों? ये बनेगा 620। समझे? 540 प्लस 80 620, तो फाइनली आपको मिलेगा 6200। चेक करके देखो ना मल्टीप्लीकेशन। फिर इसके बाद z की वैल्यू हम b पे निकालेंगे। 100 तो बाहर ही है। 4 इंटू 40 दैट मीन्स इट विल बी 160। फिर 3 इंटू 160 यानी ये बनेगा 480। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या देके जाएगा आपको? यानी ये फाइनली हो जाएगा 640। यानी आपको वैल्यू क्या मिल रही है? ध्यान से देख लो बच्चों। ठीक है, अब z की वैल्यू c पे निकालेंगे। तो c को यहां पर जैसे ही आप पुट करेंगे तो ये 100 तो है ही, ये बनेगा 4 इंटू 40 यानी 160 प्लस में 0 यानी फाइनली आपको मिलेगा 16000। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद z की वैल्यू d पे भी निकालेंगे। तो 100 इंटू 4x यानी 4 इंटू 20 दैट मीन्स ये तो 80 ही होगा प्लस में 0 यानी ये क्या हो जाएगा? 80 पहले लगाओ, 2 0 फ्री में लगाओ। तो यहां पर z की वैल्यू a पे ये मिली, z की वैल्यू b पे ये रही, z की वैल्यू c पे ये रही और z की वैल्यू d पे ये रही। और सबसे बड़ी वैल्यू कहां पर है? सबसे बड़ी वैल्यू यहां पर है बच्चों। तो ये कौन सा पॉइंट था? b मतलब 40,160 यानी ऑप्शन सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 25 विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लिए हैं। अब आपके लिए मैं क्या लेकर आ रहा हूं? चलिए मैं आपको दिखाता हूं। अब आपके लिए असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा इन दिस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन शीट ऑफ सेंचुरियन असाइनमेंट। असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस के बारे में तो आप जानते ही होंगे। यहां पर जो ये इंस्ट्रक्शंस गिवन है इसके अकॉर्डिंग आपको करेक्ट आंसर यानी करेक्ट ऑप्शन डिक्लेयर करना होता है। क्या लिखा हुआ है? पढ़ के देखो। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन that is represented by capital A is followed by a statement of reason which is represented by capital R. Choose the correct answer out of the following choices. तो यहां पर पहली चॉइस क्या है यानी ऑप्शन ए क्या है? बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A. ऑप्शन बी में क्या होगा? बोथ A and R are true and R is not the correct explanation of A. ऑप्शन सी और ऑप्शन डी काफी इंटरेस्टिंग है। ऑप्शन सी में क्या है? A is true but R is false. ऑप्शन डी में क्या है? A is false but R is true. यानी अगर आपको असर्शन ट्रू लग रहा है लेकिन रीजन फॉल्स है तो बस इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन सी को मार्क कर दो। लेकिन आपको असर्शन ही फॉल्स लग रहा है तो ऑप्शन डी को मार्क कर दो। रीजन को पढ़कर टाइम पास क्यों कर रहे हो? कुछ समझे मैंने क्या बोला? ठीक है, वैसे बच्चों एक बात सुनना, अगर यहां पर गिवन इंस्ट्रक्शंस में थोड़ा सा मैं मॉडिफिकेशन कर दूं, यानी मान लीजिए ऑप्शन बी में मैं ऐसे लिख दूं कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, तो क्या इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है? बन तो सकता है। इसलिए अपने क्वेश्चन पेपर में इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो यहां पर क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल्स π/3। ये बिल्कुल ट्रू है। आपको तो ये बात पता होनी चाहिए और पता भी होगी। ठीक है ना? तो असर्शन तो ट्रू हो गया। फिर रीजन में क्या है? रेंज ऑफ कॉस इनवर्स x इज 0, π। देखना बच्चों, ध्यान से मेरी बात पर फोकस करना। अगर मैं ये कहता कि रेंज ऑफ कॉस इनवर्स x इज 0, π, ध्यान से देखना मैंने किस तरीके से आपके रीजन में चेंज कर दिया। अगर मैं ऐसे लिखता तो इस समय रीजन वाला स्टेटमेंट भी सही है एंड इट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इस समय सही है जब मैंने यहां पर किसी चीज को हाइड किया है। अब जरा इसे अनहाइड करो। अब जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये लिखा हुआ है x बिलोंगिंग टू 0, π।
तो बच्चों अगर फंक्शन है cos इनवर्स x तो x की जो वैल्यूज आएंगी ना ये तो आपके फंक्शन का डोमेन बनाएंगी और यहां पर रीजन वाले स्टेटमेंट में इसे रेंज बोला गया है। कहने का मतलब यहां पर रीजन वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, तो यहां पर कौन से वाला ऑप्शन आप डिक्लेयर करोगे? असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, यानी ऑप्शन सी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 में, देखते हैं यहां पर क्या बोला हुआ है। असर्शन में लिखा हुआ है इन अ पर्टिकुलर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हुज ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज गिवन बाय z इक्वल टू x प्लस वाई, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन आर आल्सो मेंशन्ड हियर। तो फिर आपको z की मैक्सिमम वैल्यू 30 दे रखी है, ये असर्शन में मेंशन्ड है। तो यहां पर अगर आपका मन करे तो इन सभी कॉर्नर पॉइंट्स पे z की वैल्यू निकाल के देख लो, आप समझ जाओगे कि z की मैक्सिमम वैल्यू तो 30 ही आएगी। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर असर्शन वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बच्चों। ठीक है ना, जरा रीजन वाले स्टेटमेंट को पढ़ो, इसमें क्या मेंशन है? द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन अकर एट अ पॉइंट विच लाइज इनसाइड द फिजिबल रीजन। ये बात गलत है, ध्यान से सुनो, आपको कंसेप्ट तो याद ही होगा। जब आप फिजिबल रीजन बनाते हो ना एलपीपी में, तो कॉर्नर पॉइंट्स पर z की वैल्यू निकाली जाती है। तो कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन के ऊपर z की वैल्यू निकालते हैं। फिजिबल रीजन के अंदर के किसी पॉइंट पर हम z की वैल्यू नहीं निकालते बच्चों, समझे? यानी कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन के ऊपर ही z की वैल्यू चेक की जाती है कि कहां पर वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर रीजन वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, यानी ऑप्शन सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 विल बी करेक्ट हियर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो इसमें क्या है बच्चों, यहां पर आपको बोला गया है असर्शन में लेट a एंड b आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0.2, p ऑफ b की वैल्यू भी दे रखी है, आपको p ऑफ a इंटरसेक्शन b की वैल्यू भी गिवन है। देखो अगर a और b इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इनके इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी तो हम बड़े आराम से इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर 0.2 और 0.1 को मल्टीप्लाई करके देखो, 0.2 इंटू 0.1 तो आपको 0.02 ही तो मिलेगा। मतलब ये हुआ कि असर्शन वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बच्चों। अब इसके बाद रीजन वाले स्टेटमेंट में क्या है? फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी वी ऑलवेज हैव दिस प्रॉपर्टी। यही तो मैंने यहां पर मेंशन किया टॉप में। इसका मतलब ये हुआ कि असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। मोर ओवर रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी यहां पर ऑप्शन ए को मार्क किया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें क्या है, यहां पर बोला हुआ है असर्शन में द रैंडम वेरिएबल x हैज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंटेड बाय p ऑफ x, जो कि इस फॉर्म में है। यहां पर आपको k की वैल्यू 1 दे रखी है असर्शन वाले स्टेटमेंट में। फिर रीजन में बोला हुआ है फॉर अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x वी ऑलवेज हैव दिस रिजल्ट। इसी रिजल्ट को यूज करके तो यहां पर हम k की वैल्यू निकालेंगे। चलिए काम शुरू करते हैं, यानी समेशन ऑफ p ऑफ x की वैल्यू हम जब निकालेंगे तो x की वैल्यू सबसे पहले हम 0 पुट करेंगे यानी p0, फिर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, फिर x की वैल्यू आप 3 पुट करो या 4 पुट करो और चलते जाओ। अब यहां पर p ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, डेफिनेशन चेक करो, ये तो k है। p ऑफ 1 की वैल्यू 2k है, p ऑफ 2 की वैल्यू 3k है, p ऑफ 3 या p ऑफ 4 ये सब लिखोगे तो इनकी वैल्यू तो आपको 0 ही मिलेगी। अब इन सभी का सम तो 1 के ही इक्वल आएगा। LHS में आप देखिए k प्लस 2k प्लस 3k यानी क्या बनेगा, ये बनेगा 6k इक्वल्स 1, यानी k की वैल्यू आपको मिलेगी 1/6। इसका मतलब ये हुआ कि असर्शन वाला स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ये तो फॉल्स हो गया बच्चों, क्योंकि इन्होंने k की वैल्यू 1 बोल रखी थी। असर्शन फॉल्स है लेकिन रीजन वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका मतलब ऑप्शन डी को हम मार्क करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें क्या है, यहां पर असर्शन में हमें ये दे रखा है जो कि बिल्कुल ठीक है। आपको तो याद होगा बच्चों, सीकेंट इनवर्स ऑफ -2, हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे पाई माइनस सीकेंट इनवर्स 2, यानी पाई माइनस π/3 यानी 2π/3। मतलब ये हुआ कि असर्शन वाला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू है। रीजन वाले में क्या है, सीकेंट इनवर्स इस तरीके से डिफाइंड है तो यहां पर a का मतलब ये होगा, मतलब डोमेन, बिल्कुल ठीक है।
बी का मतलब ये होगा, मतलब रेंज ऑफ सीकेंट इनवर्स फंक्शन। इसे आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो सकता है आप लोगों ने इस तरीके से मेमोराइज कर रखा हो, जिसे अगर मैं ऐसे लिख दूं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यानी यहां पर रेंज इस तरीके से होना चाहिए सीकेंट इनवर्स फंक्शन का। कहने का मतलब यह हुआ कि रीजन भी सही है बच्चों। मोर ओवर असर्शन विल बी करेक्टली एक्सप्लेन्ड बाय द स्टेटमेंट रीजन। तो दैट मीन्स यहां पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या है? असर्शन में लिखा हुआ है द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स सिर्फ एक कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा हो कि उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए। जरा इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखना बच्चों। यानी मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 5 इंटू 2 यानी 10, माइनस 2 इंटू 1 यानी 2 यानी 8, और ये 0 नहीं आएगा। कहने का मतलब इसका इनवर्स तो पक्का एग्जिस्ट करेगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर असर्शन वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये फॉल्स है बच्चों। अब रीजन में क्या है? मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर। ये तो सही बात है। जब किसी भी मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 ना हो तो वो मैट्रिक्स आपका नॉन सिंगुलर होता है और उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। समझे? यानी रीजन वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन असर्शन वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन डी को हम मार्क कर देंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। इसमें क्या है बच्चों? यहां पर एक मैट्रिक्स ए है और इसका इनवर्स हमें निकाल के दिया हुआ है। चलो निकाल लेते हैं। इसका इनवर्स कैसे निकलेगा? सबसे पहले डिटर्मिनेंट यानी 9 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 2 यानी 8, यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो 1 आ गई। अब इस मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट भी निकालेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स आपका 2 बाई 2 का है तो इजीली हो जाएगा। डायगोनल एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं बच्चों? इंटरचेंज करते हैं। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का साइन चेंज कर देते हैं। अब एडजॉइंट वाले मैट्रिक्स को जब तुम डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ द सेम मैट्रिक्स से डिवाइड कर दोगे तो यहां पर आपको इनवर्स की वैल्यू इस तरीके से मिलती हुई दिखाई देगी बच्चों। ठीक है ना? तो ए इनवर्स हमने ऐसा निकाला है और यहां पर असर्शन में भी आप यही देख पा रहे होंगे। कहने का मतलब यह हुआ कि असर्शन में बिल्कुल सही बात लिखी गई है। रीजन को पढ़ते हैं। रीजन में एक मैट्रिक्स ए है और एडजॉइंट ऑफ ए ऐसे निकालने के लिए बोल रहा है। जरा ध्यान से देखना, इसने क्या कर दिया? यहां पर एडजॉइंट निकालने के लिए हमने क्या लिख के दे दिया है आपको? डायगोनल एलिमेंट्स का साइन चेंज कर दिया है। और ये तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन करके बताया है यहां पर कि डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का साइन चेंज करते हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि रीजन वाला स्टेटमेंट यहां पर फॉल्स है। असर्शन ट्रू हुआ, रीजन फॉल्स हुआ, यानी ऑप्शन सी को यहां पर आप मार्क कर दो। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या है बच्चों? यहां पर असर्शन के लिए हमें एक रिलेशन दे रखा है। इस तरीके से डेफिनेशन है आपके पास और ये रिलेशन सेट आर ऑफ रियल नंबर्स पे डिफाइंड है। इसने कहा हुआ है असर्शन में कि ये रिलेशन नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। चलो चेक करके देख लेते हैं। अगर यहां पर मैं a की जगह 1/2 ले लूं, जो कि आपका रियल नंबर ही तो होता है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अब डेफिनेशन ऑफ द रिलेशन के हिसाब से हमें क्या मिलना चाहिए? हमें मिलना चाहिए a लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। अगर ऐसा होगा तभी a कोमा b वाला जो पेयर है ये आपके रिलेशन में होगा। अब क्योंकि मैंने a की जगह 1/2 लिया है और रिफ्लेक्सिविटी के केस में a कोमा a बिलोंगिंग टू r बनना चाहिए, तो अगर मैं यहां पर चेक करने लगूं यानी 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, क्या ये स्टेटमेंट सही है? अब क्या ये स्टेटमेंट सही है बच्चों? ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि 1/4 1/2 से बड़ा कब होगा भाई साहब? कभी बड़ा नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह सकते हो कि a कोमा a वाला जो पेयर है ना वो आपके रिलेशन में नहीं होगा। मतलब आपका रिलेशन यहां पर नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा और यही बात यहां पर असर्शन में मेंशन है, यानी असर्शन वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बच्चों। अब रीजन में क्या लिखा हुआ है पढ़ के देखो। A relation on set A is reflexive if A, A belongs to R for all A belonging to set A। और यही बात तो मैंने अभी आपके लिए एक्सप्लेन की है जब मैं असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा था। कहने का मतलब यह हुआ कि रीजन वाला स्टेटमेंट ट्रू तो है,
लेकिन ये साथ ही साथ असर्शन को भी करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऑप्शन ए विल बी मार्क्ड एज करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 9, जो कि ये रहा आपके सामने बच्चों। इसमें हमें वेक्टर अलजेब्रा का एक प्यारा सा क्वेश्चन मिल रहा है। असर्शन में ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ लिखकर 0 के इक्वल बताया गया है, और इसका मतलब है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर हैं अगर ए और बी नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी असर्शन में हमें ट्रू स्टेटमेंट मिला है। रीजन में क्या है, वैल्यू ऑफ लेमडा विल बी इक्वल टू 2 अगर ए और बी पैरेलल वेक्टर्स होंगे। यहां वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू दे रखी है। अब पहली बात सुनना बच्चों ध्यान से, असर्शन में तो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन दे दी और रीजन में पैरेलल वाली कंडीशन दे दी। इसका मतलब यह हुआ कि रीजन वाले स्टेटमेंट को चेक करना जरूरी हो गया है, क्योंकि दोनों ही जगह पर असर्शन और रीजन में अलग अलग कंडीशंस के बारे में बात की गई हैं। अब सुनना ध्यान से, मैं रीजन को कैसे एक्सप्लेन करूंगा। रीजन में लिखा हुआ है कि ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं। अगर वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो इनके डायरेक्शन रेशोज प्रोपोर्शनल होते हैं। तो वेक्टर ए के डायरेक्शन रेशोज मैं लिखना शुरू कर चुका हूं। अब वेक्टर बी के डायरेक्शन रेशोज भी आप ऐसे लिख दो, क्योंकि डायरेक्शन रेशोज ऑफ पैरेलल वेक्टर्स आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल। अब यहां से आप कंसीडर कर लो कौन सी कंडीशन, 2/1 इक्वल्स 3 लैम्डा अपॉन में 3। यहां से सिंप्लीफाई कर लो ना, लैम्डा की वैल्यू 2 मिलेगी, और यही तो यहां पर रीजन में मेंशन है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि रीजन भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन दोनों में ही अलग अलग कंडीशंस के बारे में बात की गई है। असर्शन में परपेंडिकुलर कंडीशन, रीजन में पैरेलल कंडीशन। कहने का मतलब यहां पर ऑप्शन बी को हम मार्क करेंगे। मतलब यह हुआ कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहां पर हमें एक पॉइंट P दिख रहा है और पॉइंट Q भी दिख रहा है। इनके कोऑर्डिनेट्स आपको दिख रहे होंगे। आपको वेक्टर PQ की वैल्यू दे रखी है। असर्शन तो ऐसे है, रीजन में क्या है बच्चों, वेक्टर AB की वैल्यू ऐसे निकाल के दे रखी है। ध्यान से देख लो, यहां पर पॉइंट A ये रहा और पॉइंट B ये रहा। इनके कोऑर्डिनेट्स भी आपको दिख रहे होंगे। वेक्टर AB बिल्कुल सही लिखा गया है, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर AB बिल्कुल सही लिखा गया है विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट A एंड पॉइंट B, यानी रीजन तो बिल्कुल सही है। अब जरा असर्शन को भी देख लेते हैं, यानी इसी कंसेप्ट की हेल्प से जो कि रीजन में मेंशन है। यहां पर आप लोग वेक्टर PQ निकालोगे। तो वेक्टर PQ आप निकालने कैसे जाओगे बच्चों, यानी वेक्टर PQ अगर आप लिखोगे ना, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स और यहां पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स। तो आप क्या लिखोगे, 3 - 1 I कैप प्लस 5 -2 J कैप प्लस 4 - 0 K कैप। जरा इसे सिंप्लीफाई करके देखना बच्चों, क्या आपको ऐसा मिलेगा, एक बार चेक तो करो। मिल तो रहा होगा, है ना। 3 - 1 यानी 2 I कैप, ये 7 J कैप और ये 4 K कैप। मतलब ये हुआ कि असर्शन वाला स्टेटमेंट भी यहां पर ट्रू है। मोर ओवर असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेनेशन मिल रहा है रीजन वाले स्टेटमेंट से, यानी ऑप्शन ए को यहां पर हम मार्क कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 में क्या है इसको भी देख लेते हैं। तो यहां पर असर्शन में हमें बोला गया है, इफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो इसका एक डायगोनल जो होगा वो इस वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। चलो चेक तो कर लेंगे इसको, पहले रीजन वाले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बोला हुआ है, फॉर अ पैरेललोग्राम जिसके एडजेसेंट साइड्स को हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी से रिप्रेजेंट किया है, इसके डायगोनल्स के जो वेक्टर बनेंगे वो इस तरीके से बनेंगे। वेल, यहां पर पूरा कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ, ध्यान से सुनना बच्चों। अगर ये मैं आपके लिए एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर दूं इस तरीके से, ठीक है, यहां पर O, यहां मान लो आपका वर्टेक्स A हो गया, यहां पर B, सच दैट आपका ये वेक्टर A बन जाए और ये वेक्टर B बन जाए। यहां पर अगर आप C लेंगे तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी की हेल्प से इसे आप वेक्टर B बोल सकते हैं और इसे आप वेक्टर A बोल सकते हैं। डायरेक्शन पे फोकस रखना बच्चों, ठीक है ना। अब यहां पर अगर मैं डायगोनल OC को ज्वाइन करूं, डायगोनल OC को ज्वाइन करूं और मैं ट्राइंगल OAC में ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाऊं, तो हम क्या लिखेंगे,
वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए सी इक्वल्स वेक्टर ओ सी, और वेक्टर ओ सी यहां पर डायगोनल ही तो है, तो यहां पर ये बनेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स वेक्टर ओ सी। यानी आपके पैरेललोग्राम का एक डायगोनल आपके पास आ चुका है। अब जरा दूसरे डायगोनल को देखना बच्चों ध्यान से। अब इसके बाद हम सेकंड डायगोनल यानी डायगोनल ए बी को लेते हैं। डायगोनल ए बी लोगे या डायगोनल बी ए लोगे? वेल, ये वेक्टर है ना, डायरेक्शन का फर्क तो पड़ेगा। अगर मैं यहां पर डायगोनल ए बी लेने लगूं तो डायरेक्शन ऐसे दिखाएंगे, और अगर मैं डायगोनल बी ए लूंगा तो डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे बच्चों? तो फिर आपको डायरेक्शन ऐसे दिखाना पड़ेगा। ध्यान से देखो, मैंने यहां पर बड़ा एरो लगा दिया। फिलहाल इसको मिटा रहा हूं क्योंकि दोनों काम एक ही साथ में करके कैसे दिखाऊं। तो फिलहाल अगर इस वाले ट्राइंगल में यानी ट्राइंगल ओ ए बी में आप ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओगे ना, तो आपको क्या मिलेगा? ध्यान से देखना, आप लिखोगे वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी, डायरेक्शन पे फोकस रखना। नाउ दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर ओ बी। आपको निकालना है डायगोनल यानी वेक्टर ए बी। यहां पर वेक्टर ओ बी क्या था? ये तो दिख रहा होगा आपको, यानी वेक्टर बी माइनस वेक्टर ओ ए यानी वेक्टर ए। तो इस तरीके से आपको डायगोनल वेक्टर ए बी मिल गया। लेकिन बच्चों, अगर मैं यहां पर डायगोनल बी ए लेता, जो कि कुछ देर पहले मैंने आपको यहां पर इस तरीके से डायरेक्शन लगा के दिखाया था, अगर ये वाला डायगोनल लेते तो आप इसे ऐसे लिखते, मतलब आपको मिलता ए माइनस बी। कहने का मतलब जो यहां पर सेकंड डायगोनल है उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये सारी बातें जो मैंने अभी आपके लिए डिस्कस की हैं, यानी ये रहा पहला डायगोनल वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और ये रहा दूसरा डायगोनल। ये दोनों बातें आप लोगों के लिए रीजन वाले स्टेटमेंट में मेंशन करके दी गई हैं, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि रीजन वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बच्चों, ठीक है। तो यहां पर रीजन तो ट्रू है, असर्शन को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर मैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करके देख लूं कि यहां पर क्या हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी की हेल्प से डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम मिल रहा है या नहीं, तो चेक करके देखो। ये रहा वेक्टर ए और वेक्टर बी भी आपके पास ही है, यानी 2i कैप प्लस आई कैप ये बनेगा 3i कैप, माइनस जे कैप प्लस 3j कैप यानी प्लस का 2j कैप, माइनस 4k कैप है और यहां पर k कैप है यानी माइनस 3k कैप हो जाएगा। और यही तो यहां पर इन्होंने मेंशन किया है, दैट मीन्स असर्शन वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है। मोर ओवर असर्शन विल बी करेक्टली एक्सप्लेन्ड बाय द स्टेटमेंट रीजन। सो दैट मीन्स यहां पर ऑप्शन ए को हम मार्क कर देंगे क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है ना। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसमें क्या है बच्चों? तो यहां पर असर्शन में हमें वेक्टर ए दिया हुआ है और ए कैप की वैल्यू भी दे रखी है। ए कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ये तो मेंशन भी किया हुआ है असर्शन में। किसी भी वेक्टर का जब हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा बच्चों? इसका मैग्नीट्यूड 3 आएगा। और ये मैग्नीट्यूड मैंने कैसे निकाला? लुक एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूं। आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। जरा इसको सिंप्लीफाई तो करो, अंडर रूट में 9 मिलेगा, मतलब ये 3 आ जाएगा। अब जैसा कि आप अपने वेक्टर ए को देख पा रहे होंगे और मैग्नीट्यूड मैंने अभी निकाला ही है, तो यहां पर जब यूनिट वेक्टर आप निकालोगे तो आपको एग्जैक्टली सेम वही वैल्यू मिलने वाली है जो कि असर्शन वाले स्टेटमेंट में गिवन है। मतलब मैं ये कह रहा हूं बच्चों कि असर्शन वाला स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही है, यानी असर्शन इज ट्रू। जरा रीजन को पढ़ के देखो। यहां पर एक वेक्टर ए दिया हुआ है, यहां पर इसने बोला कि अगर वेक्टर ए के अलोंग आप यूनिट वेक्टर लिखेंगे ना तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वेल, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। मैंने ये क्यों कहा कि थोड़ा सा ठीक लग रहा है? क्योंकि न्यूमरेटर में तो वेक्टर ए ही है, बट डिनोमिनेटर में एक प्रॉब्लम कर दी इन्होंने। डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड नहीं दिया, क्योंकि मैग्नीट्यूड के लिए डिनोमिनेटर में हमें ऐसा मिलना चाहिए था। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है बच्चों कि डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं है। और दूसरी बात, यहां पर इसको देखना, ये a2 2 बार लिख दिया गया है, इसको भी देख लो ना,
ठीक है, तो ये तो डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम है, मतलब ये हुआ कि रीजन वाला जो स्टेटमेंट है ना ये फॉल्स है बच्चों। असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है, तो इस केस में ऑप्शन सी को हम एज ए करेक्ट आंसर मार्क करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन 13 में क्या है बच्चों, यहां पर हमें बोला हुआ है असर्शन में, इफ अ लाइन पासिस थ्रू अ पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर ये रहा और ये लाइन पैरेलल है वेक्टर बी के, तो इसका इक्वेशन इस तरीके से दिया गया है। वेल यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा ना वो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से इन्होंने इस चीज को लिखा हुआ है, मतलब ये हुआ कि असर्शन वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बच्चों। अब जरा रीजन वाले स्टेटमेंट को भी पढ़ के देखो। If a line passes through a point whose position vector is vector A and is parallel to the vector B, तो इसका इक्वेशन इस तरीके से होगा, मतलब ये हुआ कि रीजन भी सही है, मोर ओवर रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी ऑप्शन ए विल बी मार्क्ड एज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। इसमें क्या है बच्चों, यहां पर हमसे बोला गया है ये वाला लाइन और ये वाला लाइन परपेंडिकुलर लाइन है। चलो चेक करते हैं। फर्स्ट लाइन के लिए अगर आप डायरेक्शन रेशोज लिखेंगे तो आपको ऐसे मिलेगा, सेकंड लाइन के लिए डायरेक्शन रेशोज लिखोगे तो आपको ऐसे मिलेगा। परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन क्या होती है बच्चों, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए। जरा चेक करके देखते हैं, 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू में 2 प्लस 2 इंटू में 1, जरा इसको सिंप्लीफाई करके देखना, ये 2 आएगा, ये -4 प्लस में 2 यानी 0। कहने का मतलब ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, दैट मींस असर्शन तो बिल्कुल सही है, असर्शन इज ट्रू। रीजन में क्या है, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल लाइंस आर प्रोपोर्शनल, इसका मतलब ये भी सही है, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यहां परपेंडिकुलर लाइंस की बात कर रहा है और यहां पर पैरेलल लाइंस की बात कर रहा है, दोनों सही हैं बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा असर्शन को विद द हेल्प ऑफ रीजन। तो ऑप्शन बी को हमने करेक्ट आंसर के रूप में लिख देना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। इसमें क्या है बच्चों, यहां पर असर्शन में हमें एक फंक्शन दे रखा है एंड दिस इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। वेल ध्यान से सुनना, ये जो फंक्शन एफ एक्स है ना इसका डोमेन लिखो। इसका डोमेन क्या आएगा, x बिलोंगिंग टू ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 0, क्योंकि 0 को यहां पर इनपुट में नहीं ले सकते लॉग फंक्शन में। नेगेटिव नंबर तो इनपुट में आ जाएगा क्योंकि लॉग ऑफ मॉड x है, समझे, लेकिन 0 अभी भी नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमारे फंक्शन का हमें डोमेन मिल गया। अब कोई भी फंक्शन हो बच्चों, अपने डोमेन के हर पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस होता है। कहने का मतलब आपका ये जो फंक्शन एफ एक्स है वो सिर्फ इन्हीं वैल्यूज ऑफ x के लिए कंटिन्यूअस होगा, दैट मीन्स असर्शन फॉल्स है, क्योंकि असर्शन में इसने बोला है कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो यहां पर अगर मैंने ऐसे लिखा होता ना कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सक्लूडिंग 0, तब तो मैं असर्शन को ट्रू कहता, लेकिन फिलहाल इसे फॉल्स कहना ही पड़ेगा। ठीक है, अब जरा रीजन को पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, अ फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ इट्स डोमेन। यही तो मैंने अभी आपसे कहा, कहने का मतलब यह हुआ कि रीजन तो ट्रू है लेकिन असर्शन फॉल्स है, यानी ऑप्शन डी को हम यहां पर एज ए करेक्ट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। इसमें क्या है, असर्शन में हमें ये वाला फंक्शन दिख रहा है यानी मॉडुलस फंक्शन, और बोला हुआ है कि ये कॉन्टिन्यूअस होगा सभी रियल नंबर्स के लिए, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा जब x की वैल्यू 0 हो। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको ध्यान हो, इसका डोमेन क्या आएगा बच्चों, इसका डोमेन आएगा रियल नंबर, यानी सभी रियल नंबर्स के लिए मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन जो क्रिटिकल पॉइंट होगा ना, फंक्शन है मॉड एक्स, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा बच्चों, तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालोगे, मॉड के अंदर x है ना उसे 0 के इक्वल रख दो, यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है, तो यहां से x की वैल्यू 0 ही आ रही है। तो इस क्रिटिकल पॉइंट पर भी आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा क्योंकि डोमेन तो आपको दिख ही रहा है, लेकिन इस क्रिटिकल पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी नहीं आएगी। आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के देख लेना, इनकी वैल्यूज मुझे कमेंट करके बताना। आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अनइक्वल मिलेंगे जब आप इस फंक्शन के लिए 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने जाओगे।
ठीक है ना बच्चों। तो इसका मतलब ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, यही असर्शन में मेंशन है, यानी असर्शन वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बच्चों। ठीक है, जरा रीजन में पढ़ते हैं, इसमें क्या बोल दिया गया है। फॉर द गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स वी हैव दिस कंडीशन, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को अनइक्वल बोला गया है। जब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट x इक्वल टू 0 पे तो इक्वल होने चाहिए ना, समझे कि नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रीजन वाला स्टेटमेंट यहां पर फॉल्स है, असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, यानी ऑप्शन सी को हम मार्क कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, इसको भी पढ़ लेते हैं। यहां पर असर्शन में हमें एक फंक्शन दे रखा है e टू द पावर x, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और बोला गया है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है जब x बिलोंग करेगा रियल नंबर से। अगर आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे ना बच्चों तो आपको मिलेगा e टू द पावर x। अब आपको पता होना चाहिए कि e टू द पावर x यानी डेरिवेटिव विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। अब क्योंकि डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, तो एक्स की इन सभी वैल्यूज के लिए हमारा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग ही होगा। आप इसका ग्राफ प्लॉट करके भी देख सकते हो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ऐसे आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन ही होगा। मतलब असर्शन में जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है। जरा रीजन को पढ़ते हैं, इसमें क्या है। इफ डेरिवेटिव इज लेस देन और इक्वल टू 0 तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, ऐसा लिखा हुआ है रीजन में। ये बिल्कुल गलत है, अभी तो मैं एक्सप्लेन करके आया हूं। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए डेरिवेटिव के ऊपर क्या कंडीशन होती है यहां देख लो। ठीक है बच्चों, तो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, यानी ऑप्शन सी को यहां पर हम मार्क कर देंगे। ठीक है, अब जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 18। यहां पर क्या है बच्चों, यहां पर असर्शन में एक इंटीग्रल दे रखा है, रीजन में एक प्रॉपर्टी दे रखी है इस कंडीशन के साथ। ये कंडीशन है ऑड फंक्शन के लिए। ध्यान से देखो, अगर ऑड फंक्शन है तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से वैल्यू हमें 0 मिलती है। कहने का मतलब ये हुआ कि रीजन में तो सही बात लिखी गई है, असर्शन को थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। यहां पर जो इंटीग्रल है इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ध्यान से देखिए, आपको मैग्नीट्यूड सेम लग रहे होंगे। लोअर लिमिट नेगेटिव है, मतलब मैं अपने इंटीग्रल को पहले वेरीफाई करूंगा कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो ये रहा हमारा इंटीग्रैंड। अब इसमें आप x की जगह पर -x पुट करो बच्चों। जैसे ही x की जगह -x पुट करोगे आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, मैं आपको करके दिखा रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या बनेगा बच्चों, दिस विल बी log ऑफ 1 - x अपॉन 1 + x। अब इसके बाद यहां पर क्या करेंगे, हम इस चीज का रेसिप्रोकल लोगे तो बाहर एक नेगेटिव लगाना पड़ेगा, मतलब आपको फाइनली कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा। समझे। तो यहां से कंक्लूजन क्या हुआ, f ऑफ -x इज इक्वल टू -fx। मतलब फंक्शन कैसा है, दैट मीन्स यहां पर जो फंक्शन fx हमने लिया था ना, ये वाला इंटीग्रैंड, ये आपका ऑड फंक्शन है, तो इसका डेफिनेट इंटीग्रल वैल्यू 0 ही आएगा। दैट मीन्स यहां पर असर्शन भी ट्रू है, मोर ओवर असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी मिल रहा था रीजन से। रीजन तो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था ना, तो यहां पर ऑप्शन ए को हम मार्क कर देंगे इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। इसमें क्या है बच्चों, यहां पर असर्शन में हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y है। तो ये तो सही है, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y की जो फॉर्म होती है वो इस तरीके से होती है। तो यहां पर आप कंपैरिजन करके देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि असर्शन बिल्कुल सही है बच्चों। ठीक है, अब रीजन में क्या है, दिस रिप्रेजेंट्स द जनरल सॉल्यूशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन करने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, कहने का मतलब वेरिएबल सेपरेबल मेथड से ये होगा। यहां पर इंटीग्रल शुरू कर दो, ये बन जाएगा y² इक्वल्स x² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो y² इक्वल्स x² प्लस में c, और ये c हमने रखा है 2k की जगह पर। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन असर्शन और रीजन बिल्कुल अलग अलग दुनिया में मस्त हैं। मतलब असर्शन इज नॉट बीइंग एक्सप्लेन्ड करेक्टली बाय रीजन, यानी ऑप्शन बी को यहां पर हम मार्क कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब जरा क्वेश्चन नंबर 20 को लेते हैं। इसमें क्या है बच्चों,
यहां पर आपको रीजन दिख रहा होगा और असर्शन भी दिख ही रहा होगा। मैं पहले रीजन पे इसलिए गया क्योंकि यहां पर एक प्रॉपर्टी मेंशन है। ये प्रॉपर्टी ध्यान से देखो बिल्कुल सही है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि रीजन तो बिल्कुल ट्रू है बच्चों, लेकिन असर्शन के बारे में क्या विचार है। असर्शन में ये इंटीग्रल दे रखा है इसके इक्वल, और फिर ये भी बताया गया है। चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं, मतलब असर्शन का पूरा सॉल्यूशन करके दिखाता हूं। ये जो इंटीग्रल है ना, इसे मैंने आई मान लिया, ठीक है बच्चों। तो यहां पर ये है 0 से पाई log ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स, और dx तो लगाना ही पड़ेगा। ध्यान से देखना हम कैसे करेंगे। 0 से पाई ये बनेगा आपका log ऑफ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। कुछ समझे? प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, कोई प्रॉपर्टी अभी नहीं लगी है। अब इसके बाद हम लोग log की प्रॉपर्टी लगाएंगे ना, तो हम लिखेंगे log 2 प्लस log ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब यहां जो स्क्वायर है उसे आगे करो, और ये रहा आपका dx। अब यहां से ना इंटीग्रल्स को आप ब्रेक करिए, मतलब आपको आई देखो इस तरीके से लिखना है। ये है 0 से पाई, ये है आपका log 2 dx। इसको तो इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। यहां पर ये 2, फिर 0 से पाई, और ये है log cos x बाई 2, और dx तो है ही, ठीक है बच्चों। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे इस वाले इंटीग्रल में, क्योंकि ये तो लल्लू है ना। यहां पर हम x बाई 2 को t मान लेंगे, तो हमें dx मिलेगा 2 dt। ध्यान से देखो, अब जरा लिमिट भी देख लो। जब x का लिमिट 0 है तो t का लिमिट 0 हो जाएगा। जब x की वैल्यू पाई है, मतलब अपर वैल्यू को देखो लिमिट में, यहां पर जब x की वैल्यू पाई है तो t क्या बनेगा आपके लिए, पाई बाई 2, ठीक है ना। इन सब को हम लेके आएंगे अपने इंटीग्रल में, इसको इवेलुएट भी कर लो। log 2 आएगा x, और लिमिट लगेगा 0 से पाई। यहां पर ये 2 पहले से ही बाहर है, ये 0, ये बनेगा पाई बाई 2, ये हो जाएगा log ऑफ cos t, और dx की जगह हम लिखेंगे 2 dt, ठीक है। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। इस वाले में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो आपको मिलेगा पाई माइनस 0 इंटू में log 2, मतलब ये तो पाई log 2 ही हो जाएगा। यहां पर ये 2 और ये 2 dt में से भी 2 आएगा, मतलब 4। 0 से पाई बाई 2 log cos t। अब t की जगह पे आप x रख लो, और ये dt की जगह पे आप dx कर दो। मतलब वेरिएबल t को वेरिएबल x से मैंने रिप्लेस कर दिया है। बाय द चेंज ऑफ वेरिएबल वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स रिमेन्स अनअफेक्टेड, ठीक है। तो यहां पर ये बन जाएगा पाई log 2, लेकिन इसकी कहानी क्या होगी, ध्यान से देखना अपने असर्शन वाले स्टेटमेंट को। 0 से पाई बाई 2 log cos x dx इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2, यानी इसे हम यहां पर डायरेक्टली पुट करेंगे, ये बनेगा माइनस पाई बाई 2 log 2। आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको i की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, ये पाई log 2, और ये माइनस 2 पाई log 2, यानी माइनस पाई log 2 मिलेगा। यानी इंटीग्रल की वैल्यू है माइनस पाई log 2। और क्या ऐसा ही आपको असर्शन में यहां पर दे रखा है, इन्होंने दे तो रखा है ना। तो बस यहां पर आप कह सकते हो कि असर्शन भी ट्रू है, असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी ऑप्शन बी को यहां पर मार्क किया जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है चैप्टर 1 में से। क्या बोला हुआ है, पढ़ के देखिए। असर्शन में लिखा हुआ है अ फंक्शन f शोवन बिलो बाय द एरो डायग्राम इज 1 1। चलो चेक करेंगे रीजन वाले स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। अ फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम a टू b इज 1 1 इफ f ऑफ अल्फा इक्वल्स f ऑफ बीटा इंप्लाइज अल्फा इक्वल्स बीटा, यानी अगर आउटपुट इक्वल है तो इनपुट भी इक्वल होने चाहिए फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू सेट a। कहने का मतलब रीजन तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यही तो कंडीशन होती है 1 1 फंक्शन के लिए। लेकिन जरा असर्शन वाले स्टेटमेंट को ध्यान से देखना। यहां पर जो एलिमेंट्स है ना, ये तो डोमेन बनाएंगे, है कि नहीं। ये जो एलिमेंट्स हैं ये तो डोमेन बनाएंगे, यानी इनपुट की बात कर रहा हूं। यहां पर इस वाले प्यारे इनपुट को देखो और इस वाले प्यारे इनपुट को देखो। फंक्शन तो f है ही ना, यानी अगर आपने इनपुट किया x2 या आपने इनपुट किया x3, तो आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है, यहां पर देखो, इसमें आउटपुट मिल रहा है y2 और इसमें भी आउटपुट मिल रहा है y2। मतलब ये हुआ कि आउटपुट तो इक्वल हैं, यानी f ऑफ x2 इज इक्वल टू f ऑफ x3।
ये तो आप कह सकते हो, लेकिन यहां पर जो इनपुट x2 और x3 है, क्या ये इक्वल हैं? ये तो इक्वल नहीं दिख रहे हैं ना। डोमेन वाले सेट में देख लो। कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि x2 इज नॉट इक्वल टू x3। इनपुट्स अनइक्वल हैं लेकिन आउटपुट्स इक्वल हैं, तो ये फंक्शन 1 1 तो नहीं हुआ ना। फंक्शन आपका 1 1 नहीं होगा। लेकिन असर्शन में इन्होंने क्या बोल दिया है? इन्होंने बोला है कि ये फंक्शन 1 1 है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि असर्शन फॉल्स है बच्चों। असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, यानी ऑप्शन डी को यहां पर आप करेक्टली मार्क कर दोगे। ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ हम लोगों ने सेंचुरियन असाइनमेंट विद मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर क्लास 12th के लेक्चर्स में लेक्चर 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट किया। और लेक्चर 2 में हमने क्या किया? सबसे पहले एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक लिए हमने। फिर इसके बाद हमने असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक। यानी टोटल कितने क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए हैं आपको, जरा काउंट करके मुझे बताना। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद बचे हुए क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए कल रिकॉर्ड करके दे दूंगा और आपको इस असाइनमेंट का पीडीएफ भी मिल जाएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करते रहना। ठीक है बच्चों। आई होप यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब टू दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स एंड टर्न्ड ऑल द नोटिफिकेशंस ऑन। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लेना, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक भी कर दो और अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर दो। ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।